ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 22 सितंबर। आज हम देखेंगे 22 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में नुआखाई उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। दोस्तों, उड़ीसा राज्य में नुआखाई उत्सव 2023 मनाया गया है। और यह नुआखाई का मतलब क्या होता है? नया खाना। यानी यह एक वार्षिक फसल उत्सव होता है जो उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही जनरली मनाया जाता है, जिसमें नई तैयार फसल का स्वागत किया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नुआखाई उत्सव 20 सितंबर 2023 को मनाया गया। यह पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है और स्पेशली पश्चिमी उड़ीसा और झारखंड के सिमडेगा जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बात करें उड़ीसा राज्य की, तो इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यसभा सीट है यहाँ से 10 और लोकसभा सीट है यहाँ से 21। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देख लेते हैं मनाए जाने वाले अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्सवों को। आदिपुरम कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु का उत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। दोस्तों, आपने वैसे भी सुना होगा कि गणगौर का बहुत ज़्यादा प्रचलन है राजस्थान राज्य में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। चिथिराई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह भी तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। योसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक गाना जारी कर दिया है, वह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल जश्न बोले। दोस्तों, हाल ही में आयोजित किए जाने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया है, जिसका टाइटल है दिल जश्न बोले और यह 5 अक्टूबर से आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में आगामी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक गाना दिल जश्न बोले जारी किया, जो अगले महीने की 5 तारीख को शुरू होगा। इस गान का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है और स्वर किसके किसके हैं? प्रीतम, नकाश अजीज, श्री रामचंद्रा, अमित मिश्रा, जोनीता गांधी, आकाशा और चरण सहित प्रतिभाशाली अन्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए और इसे याद रखिएगा, क्योंकि जब भी किसी गेम में ऑफिशियल मोटो, ऑफिशियल एंथम, ऑफिशियल सॉन्ग या ऑफिशियल सिंबल जारी किया जाता है, तो उस गेम के साथ साथ ये ऑफिशियल सिंबल्स, सॉन्ग्स और एंथम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। दिल जश्न बोले वर्ल्ड कप का इस बार ऑफिशियल सॉन्ग रखा गया है। बात कर लेते हैं आईसीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं जियो फेलार्डिस और महाप्रबंधक कौन है? वसीम खान हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए जनवरी से अगस्त तक की अपडेटेड करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ चुकी है और यह पीडीएफ आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दी गई है। और इस पीडीएफ की खास बात यह है कि इसमें सारे करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है और उसके बाद उन पर आधारित प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्म में भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस सेट भी बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आपको इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वहां कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपनी क्वेरी को रिसॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस पीडीएफ को जरूर लें, क्योंकि यह आपके एग्जाम टाइम में कम समय में अच्छी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी और यह आपको चीज़ें बार बार जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप इस पीडीएफ को जरूर खरीदें। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 सितंबर को। दोस्तों, प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी आईडीपी प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है।
शांति, अहिंसा और संघर्ष समाधान के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आईडीपी की स्थापना की गई थी। इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों? तो 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा है। यानी इसकी थीम क्या है इंग्लिश में अगर हम देखें तो एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के इतिहास की, तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत 30 सितंबर 1981 को संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 36/67 को अपनाने के साथ हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार को मनाया जाएगा। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया था? तो यह 21 सितंबर 1982 को आयोजित किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ठीक है। देख लेते हैं सितंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाई जाती है और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इस वर्ष के विश्व साक्षरता दिवस की थीम क्या रखी गई थी। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी थीम क्या रखी गई थी, ठीक है, और अपना सही जवाब भेजते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको 2023 बोरलॉग फील्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वाति नायक को। उड़िया वैज्ञानिक स्वाति नायक को बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। स्वाति नायक वर्तमान में फिलीपींस स्थित CGIAR इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक और दक्षिण एशिया प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों बात करें बोरलॉग फील्ड अवार्ड की, तो यह कृषि वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में दिया जाता है और यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है। इसमें यह पुरस्कार 1972 में शुरू किया गया था। और नॉर्मन बोरलॉग कौन है दोस्तों? तो आपको बता दें कि नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को। फिजी देश का प्रमुख सम्मान किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? दामोदर मौजो को। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? लुइस कैफ्रेली को। और गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? गीता प्रेस को दिया गया है। दोस्तों इन अवार्ड्स को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अवार्ड से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इन्हें आप बार बार रिविजन करते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, ये दोनों, यानी हरमनप्रीत और लवलीना को, इन दोनों को एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने चीन के हांगझाऊ में आगामी एशियाई खेलों 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 ध्वजवाहक रखने का फैसला किया है। एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक का विशिष्ट सम्मान 2 असाधारण एथलीटों हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को दिया गया है। हांगझाऊ में 23 सितंबर से शुरू होने वाले खेल में संयुक्त रूप से भारतीय दल का नेतृत्व करने के लिए इन्हें चुना गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 2 ध्वजवाहक होंगे, कौन कौन? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? PT उषा हैं। और इसके महानिदेशक कौन है? तो राजीव मेहता हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, सिंगापुर। दोस्तों सिम्बेक्स का फुल फॉर्म होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सिम्बेक्स, ठीक है। यह एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है जो सिंगापुर और भारत के मध्य में आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष यह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो सिंगापुर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह सिम्बेक्स का 30वां संस्करण होगा।
भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय और कवारत्ती तथा पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेसरी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के 30वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच चुके हैं। सिम्बेक्स 2023 दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। 21 से 24 सितंबर 2023 तक सिंगापुर में एक हार्बर चरण और उसके बाद एक समुद्री चरण आयोजित किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, सिम्बेक्स किसके किसके बीच में आयोजित होता है, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है और यह 21 से 24 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इस वर्ष कौन आयोजित कर रहा है, तो सिंगापुर आयोजित कर रहा है। बात करें सिंगापुर की, तो इसकी राजधानी है सिंगापुर। राष्ट्रपति है थरमन शनमुगरत्नम, प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। इसे आप लोग जरूर याद रखें। दोस्तों यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर कैसे है, तो सिंगापुर सिटी भी कह सकते हैं आप। राजधानी इसकी क्या है, सिंगापुर सिटी। ठीक है, देख लेते हैं 2023 में आयोजित किए जाने वाले कुछ प्रमुख युद्धाभ्यासों को और उसमें सम्मिलित होने वाले देशों को। समुद्र शक्ति 2023 किसके किसके मध्य आयोजित किया गया, भारत और इंडोनेशिया के बीच। अजय वारियर 2023 किसके मध्य आयोजित किया जाता है, भारत और ब्रिटेन के बीच। कॉप इंडिया 2023 किसके बीच आयोजित किया जाता है, तो यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। मालाबार अभ्यास 2023 किसके बीच आयोजित किया जाएगा, तो यह क्वाड देश के बीचों में आयोजित किया जाता है। दोस्तों क्वाड की बात करें तो क्वाड 4 देशों का एक समूह होता है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना। क्वाड में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं मैं आपको बता दूं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन 4 देशों से मिलकर क्वाड का संगठन बनाया गया है। ठीक है, 2007 में सबसे पहले इसकी बैठक हुई थी और इसे समुद्री लोकतंत्रों का गठबंधन भी कहा जाता है। तो इन को आप याद रखिएगा, इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा और इसे बार बार रिवीजन भी करते रहिए कि किन युद्धाभ्यासों को किन देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है। हाल ही में किस बैंक ने अनिवासी भारतीय हेतु साधारण खाते खोलने हेतु एक डिजिटल सुविधा शुरू की है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने मोबाइल ऐप योनो के माध्यम से अनिवासी भारतीय हेतु आसानी से गैर आवासीय, बाहरी और अनिवासी साधारण खाते खोलने हेतु एक डिजिटल सुविधा शुरू की है। इसका उद्देश्य भारत में अपने खाते खोलने और प्रबंधित करने के लिए एनआरआई ग्राहकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और सीएफओ कौन है इसके, तो इसके सीएफओ हैं कमेश्वर राव कोडावंती। हाल ही में कौन आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर वापस आ गए हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद सिराज। ये है मोहम्मद सिराज जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आईसीसी पुरुष वनडे खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में गेंदबाजों के बीच नंबर 1 स्थान फिर से हासिल कर लिया है। एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उनके नवीनतम मैच विजेता प्रदर्शन ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाने हेतु 8 स्थान की छलांग लगा ली है। टॉप 10 में जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया है। ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और बाजार के अवसर को प्राप्त करना है। इस उत्सव में 2000 से अधिक प्रदर्शक ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ई कॉमर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने आएंगे। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह यूपी का है, तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसकी इनॉग्रेशन किसने की है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है और यह नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है यहाँ से 80 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 31। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में चौथी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में।
भारत की अध्यक्षता में चौथी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक मध्य प्रदेश में शुरू हुई। यह इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक होगी और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचे के निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना, जिसमें बुनियादी ढांचे को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करना है। गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे और इंफ्राटेक को बढ़ावा देना भी शामिल है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ से लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। अब देख लेते हैं 21 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 52वें स्थान पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना और चावत ही बाजार की शुरुआत की है? गोवा राज्य ने। हाल ही में किस सेना ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने। हाल ही में किसने D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? दीपक चहर ने। हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है? HDFC बैंक के द्वारा। हाल ही में किस सरकार द्वारा एडॉप्ट अ स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया गया है? महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? एला वेनिल वलारिवान ने। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान रेड पोर्टल लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। स्किल्स ऑन व्हीकल्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, ये थे हमारे 21 सितंबर की ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।